लेक्चर नंबर 23। इसमें हमने पढ़ना है कॉम्पैक्टनेस के ही टॉपिक से रिलेटेड हमें एक और कॉन्सेप्ट चाहिए, हाउस-स्टॉफ स्पेस। हाउस-स्टॉफ स्पेस क्या होती है उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखिए। ए टोपोलॉजिकल स्पेस X is called हाउस-स्टॉफ स्पेस if each pair x1 and x2 of distinct points of X, distinct points means ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। There exist neighborhoods U1 and U2 of X1 and X2 respectively मतलब X1 की neighborhood जो है वो U1 होगी और X2 की neighborhood U2 होगी। that are disjoint के ये दोनों neighborhoods एक दूसरे से बिल्कुल disjoint होंगी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्या है हाउस-स्टॉफ स्पेस की डेफिनेशन के अगर स्पेस के हम दो डिफरेंट पॉइंट्स लें तो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमें दो डिफरेंट ओपन सेट्स मिल जाए। नेबरहुड का ये मतलब होता है कि वो ओपन सेट होता है और कैसा ओपन सेट जिसके अंदर ये पॉइंट मौजूद हो जिसकी हम नेबरहुड जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो x1 की नेबरहुड का मतलब कि u1 ऐसा ओपन सेट है जिसके अंदर x1 मौजूद है और x2 की नेबरहुड का मतलब u2 ऐसा ओपन सेट है जिसके अंदर x2 मौजूद है। तो देयर एग्जिस्ट कि हमने फाइंड करनी होती है ऐसी ओपन नेबरहुड सच दैट कि वो दोनों डिसजॉइंट हो, कि u1 और u2 में कुछ भी कॉमन ना हो। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है एवरी मीट्रिक स्पेस इज हाउस-स्टॉफ स्पेस, कि हर मीट्रिक स्पेस जो है वो हाउस-स्टॉफ होगी। मतलब अगर हर मीट्रिक स्पेस हाउस-स्टॉफ होगी तो उस हर मीट्रिक से क्योंकि एक टोपोलॉजी बन जाती है तो उससे रिलेटेड जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी वो भी क्या होगी, वो हाउस-स्टॉफ स्पेस होगी। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हर मीट्रिक स्पेस हाउस-स्टॉफ कैसे बन जाती है। लेट x and d be a metric space and let a and b belong to x। हमने x में से दो पॉइंट्स ले लिए, b टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के a और b जो हैं वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। देन डिस्टेंस बिटवीन a and b इज इक्वल टू r ग्रेटर देन 0। जाहिर है अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और जो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है उसको हमने r का नाम दे दिया। डिस्टेंस बिटवीन a and b इज इक्वल टू r ग्रेटर देन 0, के r कोई भी पॉजिटिव नंबर है। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन a and b। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरह से ये डायग्राम भी बनाई हुई है। यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। तो A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है, क्योंकि A और B दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, R है। देन वी हैव B ऑफ A एंड R/2 के अगर हम ये जो रेडियस आ रहा है A और B के दरमियान का, अगर हम इस रेडियस से हाफ रेडियस की दो ओपन बॉल्स बना लें, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाई भी गई हैं कि A को सेंटर रखते हुए एक ओपन बॉल बना लें, B को सेंटर रखते हुए दूसरी ओपन बॉल बना लें और दोनों का रेडियस किस तरह से रखें, R/2 करके रखते हैं। कि अगर A और B के दरमियान डिस्टेंस R है तो A को सेंटर रखते हुए R/2 के रेडियस पे हम एक ओपन बॉल बना सकते हैं। इसी तरह B को सेंटर रखते हुए R/2 रेडियस के ऊपर हम B की बॉल बना सकते हैं। तो ये A की नेबरहुड हो गई, ये B की नेबरहुड हो गई। और आप देख सकते हैं डायग्राम में ही कि ये दोनों डिसजॉइंट नेबरहुड्स हैं। इन दोनों नेबरहुड्स में कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं है। तो देन वी हैव B of A and R/2 and B of B and R/2 are disjoint open sets containing A and B respectively। इस ओपन बॉल में A मौजूद है, इस ओपन बॉल में B मौजूद है। एंड आगे मैंने ये अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखती है कि ये डिसजॉइंट भी है। तो यही चीज हमें किसी भी स्पेस के हाउस-स्टॉफ होने के लिए हमें यही चीज चेक करनी है कि अगर हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए हैं तो इन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमारे पास डिस्टिंक्ट नेबरहुड्स आ जाएं सच दैट कि इस नेबरहुड में A मौजूद हो, दूसरी नेबरहुड में B मौजूद हो और ये दोनों नेबरहुड्स भी डिसजॉइंट हो। ये दो चीजें हम अगर फाइंड कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्पेस X जो है ये हाउस-स्टॉफ स्पेस है। तो यहाँ पे हमने ये शो किया कि हर मीट्रिक स्पेस जो है वो क्या बन जाती है, हाउस-स्टॉफ स्पेस बन जाती है। तो यहाँ से हमें ये भी बात पता चलती है कि अगर हर मीट्रिक स्पेस हाउस-स्टॉफ है तो उस मीट्रिक से बनने वाली जो टोपोलॉजी होगी वो भी क्या होगी, वो भी हाउस-स्टॉफ स्पेस होगी।
तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हाउस ऑफ स्पेस नहीं बनती। वो किस तरह नहीं बनती, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह से क्लियर हो। मैंने एक सेट लिया है ए बी सी, इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की फाई एक्स ए और ये क्या है बी सी। टोपोलॉजी डिफाइन की है तो अब हमने क्या करना है, हर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए, हर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ए और बी का पेयर ले लें, बी और सी का पेयर ले लें और फिर ए और सी का पेयर ले लें। हर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमने ये चेक करना है कि हमें दो ओपन सेट्स मिल जाएं, सच दैट के एक ओपन सेट में एक एलिमेंट मौजूद हो, दूसरे ओपन सेट में दूसरा एलिमेंट मौजूद हो और वो दोनों ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो यहाँ पे मैंने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए सेट एक्स के ए और बी। ए के लिए मुझे ओपन सेट ये ए मिल जाता है, बी के लिए ओपन सेट बी सी मिल जाता है, सच दैट के ए और बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये जो ओपन सेट और ये ओपन सेट दोनों क्या है, डिस्टेंट ओपन सेट है। ए और बी का पेयर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा पेयर हम देखते हैं ए और सी का। ए और सी के लिए भी हमें ओपन सेट्स मिल जाते हैं। ए एलिमेंट के लिए सिंगलटन ए, सी एलिमेंट के लिए बी सी, ये दोनों ओपन सेट्स हैं। मतलब ये नेबरहुड है ए की, ये नेबरहुड है सी की। तो इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन अब हम चेक करते हैं बी और सी के पेयर को, कि अगर हमने सेट एक्स के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए बी और सी, तो एलिमेंट बी के लिए हमें ओपन सेट मिल जाता है बी सी। एलिमेंट सी के लिए हम यही वाला ओपन सेट भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। एक्स भी तो ओपन सेट है ना, हर टार के अंदर एक्स तो ओपन सेट होता ही है। तो जैसा कि यहाँ पे ये पड़ा हुआ है एक्स, तो एक्स भी ओपन सेट है। मैंने क्या किया, एलिमेंट बी के लिए एक ओपन सेट लिए है बी सी, और सी के लिए मैंने कहा कि ये ओपन सेट है एक्स का, सच दैट कि बी इसका एलिमेंट है, सी एक्स का एलिमेंट है। लेकिन बी सी और एक्स का इंटरसेक्शन जो है ये फाई नहीं है, मतलब बी सी और एक्स दोनों आपस में डिसजॉइंट नहीं है। अब सेट एक्स का हमारे पास एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऐसा है कि ये दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके लिए हमें ऐसी ओपन नेबरहुड नहीं मिलती सच दैट कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो। क्योंकि हमें अगर ओपन नेबरहुड मिल भी रही हैं तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। तो फिर हम क्या कहेंगे, सो एक्स एंड टा इज नॉट हाउस ऑफ स्पेस। अगर आप यहाँ पे देखो कि पहले दोनों पेयर्स के लिए तो ये हाउस ऑफ की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा था। पहले दोनों पेयर्स मतलब ए और बी का अगर हम पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेते हैं, ए और सी का पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेते हैं। लेकिन अगर एक भी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमें ऐसा मिल जाता है सच दैट कि उसके लिए हाउस ऑफ की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि स्पेस इज नॉट हाउस ऑफ स्पेस। हाउस ऑफ स्पेस तब बनेगी जब हर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन पूरी हो कि हर पॉइंट के लिए हमें एक नेबरहुड मिलती है, हर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए डिस्टिंक्ट या डिस्जॉइंट नेबरहुड्स मिल जाती हैं। तो इस स्पेस को हमने ये शो किया, ये हाउस ऑफ स्पेस नहीं है। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा था कि जो टा निकालते हैं ना टोपोलॉजी का 2 की पावर लेते हैं, तो हमारे पास जो सेट है उसके 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हम पावर लेते हैं तो 8 आएंगे ना टोपोलॉजी में, ओपन सेट तो 8 बनेंगे। बेटा ये हर टोपोलॉजी में नहीं होता है ऐसा। टोपोलॉजी की डेफिनेशन को नहीं आपने भूलना। वो जो आपकी बात है वो बात है कि एक टोपोलॉजी, एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी सेट एक्स के ऊपर ऐसी होती है जिसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, इस सेट एक्स का पावर सेट होता है। तो वहां पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं कि 2 की पावर 3 के टोटल कितने एलिमेंट्स बने, 8 एलिमेंट्स बने। लेकिन एक सेट के ऊपर तो बहुत ढेर सारी टोपोलॉजीज डिफाइन की जा सकती हैं। वो जिस टोपोलॉजी की आप बात कर रही हैं वो एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी है जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो मोस्ट ऑफन हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी के एग्जांपल को कंसीडर नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो बड़ी ऑब्वियस सी टोपोलॉजी है। ऑब्वियस मतलब कि उसके अंदर सेट एक्स के सारे सबसेट्स पड़े हैं।
तो वो जो बात है कि 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सिर्फ डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी की डेफिनेशन को हमने नहीं भूलना। वो क्या डेफिनेशन थी कि उसके 3 जो एक्सियम्स हैं टोपोलॉजी के वो पूरे होने चाहिए। क्या 3 एक्सियम्स हैं? पहला एक्सियम के फाई और एक्स स्टार के अंदर मौजूद हो। दूसरा एक्सियम ये था कि हर 2 सेट्स की यूनियन जो है वो इसी टार के अंदर मौजूद हो। जैसे ए और बी सी का यूनियन हम देते हैं किसके इक्वल आ जाता है? एक्स के, वो इसके अंदर मौजूद है। इन दो का यूनियन लें तो एक्स आ जाएगा। और तीसरा जो एक्सियम है वो क्या है कि हर 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के आपस में इंटरसेक्शन ली जाए तो वो भी स्टार के अंदर ही मौजूद हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए और बी सी का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, एक्स और ए का इंटरसेक्शन ए आ जाता है, एक्स और बी सी का इंटरसेक्शन बी सी आ जाता है। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन को देखते हुए हम चेक करेंगे कि क्या ये कलेक्शन टार जो है ये टोपोलॉजी है या नहीं। वो जो बात है कि 2 की पावर 3 एलिमेंट्स, वो सिर्फ डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए। डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो होती है जिसमें पूरा पावर सेट पड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया? जी मैम। अच्छा जी। तो हम पढ़ रहे थे होस्ट ऑफ। हमने एक एग्जांपल देखी कि हर मैट्रिक्स स्पेस होस्ट ऑफ स्पेस बन जाती है। एक एग्जांपल हमने ये देखी जो होस्ट ऑफ नहीं बनती। अब यहाँ हमारे पास एक थ्योरम है, इफ x is host of space then a sequence of points of x converges to at most one point of x। अच्छा, होस्ट ऑफ स्पेस की जो हमारे पास सबसे बड़ी खसूसियत है वो खसूसियत ये वाली है जो इस थ्योरम में स्टेट की गई है। अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर टोपोलॉजिकल स्पेस अगर होस्ट ऑफ भी बन जाए तो वो हमें ऐसा बेनिफिट देती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा बेनिफिट देती है? देन ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स, कि हर होस्ट ऑफ स्पेस में एक्स के पॉइंट्स का जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस एट मोस्ट वन पॉइंट को कन्वर्ट करेगा। मतलब एक से ज्यादा पॉइंट को वो कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगा। तो हमारे लिए ये बात बहुत अहम होती है कि हमारा जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक ही पॉइंट को कन्वर्ट करे। अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स एक से ज्यादा पॉइंट को कन्वर्ट कर जाए तो वो हमारे लिए इतना ज्यादा अहम नहीं रह जाता। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने शायद कहीं सीरीज सोल्यूशन पढ़ा हो बीएससी वगैरह में भी, पीडीज का या ओडीज का। ओडीज में भी सीरीज सोल्यूशन होते हैं हमारे पास। जब हम सीरीज सोल्यूशन पढ़ते हैं तो सीरीज सोल्यूशन में आपने अगर नोट किया हो तो हमारे पास क्या होता है कि सीरीज की फॉर्म में हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स बन रहा होता है जिसके अंदर सोल्यूशन में हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस आते हैं। फिर उनमें से हम ये देखते हैं कि क्या ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करेगा या ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करेगी। अगर वो कन्वर्ज करेगी तो हम कहते हैं कि जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रहा है वही उस ओडीई का सोल्यूशन है। और अगर वो सीरीज जो है वो कन्वर्ज ही नहीं करती तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है हम इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये जो टोपोलॉजी के बहुत सारे थ्योरम्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी शायद कहीं बताया हो कि मैथमेटिक्स के हर कोर्स का मकसद एक ही है कि हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस फाइंड कर सकें। क्यों हर कोर्स का ये मकसद है? क्योंकि जब भी हम फिजिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं। इक्वेशंस किसी भी टाइप की हो सकती हैं, लीनियर इक्वेशंस आ जाए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाए, या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाए। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी आपने देखा ढेर सारी टाइप्स हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर्स हैं, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो ये सारी इक्वेशंस कहाँ से आती हैं? जब हम फिजिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमारे हर मैथमेटिक्स के कोर्स का एक ही मकसद है कि हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड कर सकें। ये जो हमारे प्योर के कोर्सेज हैं इनमें हम सोल्यूशन तो नहीं फाइंड कर सक रहे होते, लेकिन सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ऐसे रिजल्ट्स बना रहे होते हैं जो अप्लाइड के हमारे मैथमेटिशियंस हैं वो उन रिजल्ट्स को यूज करते हैं और फिर अपने काम को आसान बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आप टेक्निक्स देखते हैं, अगर आपने न्यूमेरिकल का कोर्स पढ़ा है तो जैसे आपने फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, तो ये फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड असल में किसने बनाया? जो फंक्शनल एनालिसिस में रिसर्च कर रहा था उसने ये फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड बनाया। अब फंक्शनल एनालिसिस तो प्योर का कोर्स हुआ, लेकिन उसने मेथड बना के दे दिया। अब उस मेथड को यूज कौन कर रहा है? वो अप्लाइड के मैथमेटिशियंस यूज कर रहे हैं।
तो हम वापस आते हैं अपने इस थ्योरम की स्टेटमेंट पे। मकसद हमारा ये है कि हमारे लिए ये बात बहुत अहम होती है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स बन रहा है तो ये सीक्वेंस ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करे, एक से ज्यादा पॉइंट्स को वो कन्वर्ज ना करे, क्योंकि वो जिस एक पॉइंट को कन्वर्ज करेगा वो एक पॉइंट हमारे लिए किसी न किसी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो ये जो स्पेस का हाउसडॉफ होना है ये बहुत अहम हमारे लिए, हम मैथमेटिशियंस के लिए इसलिए है क्योंकि ये अगर कोई भी स्पेस हाउसडॉफ स्पेस है तो वो हमें इस बात की श्योरिटी दे देती है कि इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स जब बनेगा तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को। अब ये अगर बात आपके जहन में आती है कि एक सीक्वेंस जो है वो एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स को कैसे कन्वर्ज कर सकता है, इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे -1 की पावर n हम एक सीक्वेंस लेते हैं तो वो कन्वर्ज करता है, हम लोग तो उसको ये कह देते हैं छोटी क्लासेस में कि वो डाइवर्ज कर रहा है, लेकिन अब जब हम प्योर मैथमेटिक्स में तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो सीक्वेंस के अंदर दो सब सीक्वेंसेस हैं -1 की पावर n। आप इसको जरा अपनी नोटबुक अगर आप लोगों के पास इस वक्त है तो लिख के देखें। -1 की पावर n में क्या होता है, -1 की पावर 1 लेंगे तो -1 ही आ जाएगा, फिर -1 की पावर 2 लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, फिर -1 की पावर 3 लेंगे तो आंसर -1। मतलब -1 और 1 रिपीटेडली हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो इस सीक्वेंस के अंदर दो सब सीक्वेंसेस बने कि एक की लिमिट हमारे पास -1 आ रही है, एक की लिमिट 1 आ रही है। तो ऐसे सीक्वेंसेस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जो जिनकी एक से ज्यादा लिमिट्स आ जाती हैं, मतलब वो सीक्वेंस एक से ज्यादा पॉइंट्स को कन्वर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास x जो है वो हाउसडॉफ स्पेस है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी सीक्वेंस बनेगा वो लाजमी एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। मेरा ख्याल है अब तक आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये थ्योरम हम मैथमेटिशियंस के लिए बहुत अहम है। अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। हाउसडॉफ स्पेस की क्या डेफिनेशन थी कि इसके अंदर हर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए दो डिस्जॉइंट ओपन नेबरहुड्स मिल जाएं। हमने क्या प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर कि अगर x हाउसडॉफ स्पेस है देन ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ x कन्वर्जेस टू एट मोस्ट वन पॉइंट ऑफ x। हम एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ x ले लेते हैं, लेट x एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ x दैट कन्वर्जेस टू x। हमने सपोज कर लिया कि ये सीक्वेंस जो है ये x को कन्वर्ज कर रहा है। अब अगर हम ये सपोज कर लेंगे ये सीक्वेंस y को भी कन्वर्ज करता है और y जो है उसको हम एंड में ये शो करेंगे कि या तो ये सीक्वेंस y को कन्वर्ज ही नहीं करता या फिर हम ये शो करेंगे कि ये y जो है वो इक्वल टू x आ जाएगा। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि लेट y नॉट इक्वल टू x बिलोंग टू x एंड लेट u बी नेबरहुड ऑफ x एंड v बी नेबरहुड ऑफ y के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लिए। y को हमने x से अलग कोई और पॉइंट ले लिया, फिर हम एंड में शो करते हैं या चेक करते हैं कि क्या ये सीक्वेंस जो है क्या ये y को भी कन्वर्ज कर जाता है या फिर y को कन्वर्ज नहीं करता। शो हम ये करना चाह रहे हैं कि y को कन्वर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये शो करना चाह रहे हैं कि सीक्वेंस xn अगर x को कन्वर्ज कर रहा है तो हर एलिमेंट जिसको ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा वो x के इक्वल ही होगा। हमने y नॉट इक्वल टू x ले लिया, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और x के लिए हमारे पास एक नेबरहुड u होगी, y के लिए एक नेबरहुड b होगी, सच दैट कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हमारी स्पेस x जो है वो क्या है, हाउसडॉफ स्पेस है। सिंस x बिलोंग्स टू u एंड x इज लिमिट पॉइंट ऑफ xn, x जो है वो xn का मतलब ये सीक्वेंस xn क्योंकि कन्वर्ट कर रहा था x को, तो x इज लिमिट पॉइंट ऑफ xn। So xn belongs to u for all n greater than some particular number n belonging to set of natural numbers। ये जो बात मैंने यहाँ लिखी है ये असल में सीक्वेंस के कन्वर्ज करने की डेफिनेशन है। इसको आप अभी फिलहाल इसी तरह से याद कर लें। कल के लेक्चर में मैं आपके साथ इस टॉपिक पे काफी डिटेल में बहस करूंगी कि एक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। कैसे कि अगर x ओपन नेबरहुड u में है तो और x जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, सीक्वेंस xn का, तो फिर क्या होगा कि सारे के सारे xn जो है वो भी u में होंगे। सारे के सारे नहीं बल्कि उनमें से
कुछ पर्टिकुलर n के बाद सारे के सारे xn जो है वो u में होंगे। ये जो बात लिखी है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n, के इस पर्टिकुलर n के बाद बाकी सारे के सारे जो xn है वो u में होंगे। ये n क्या है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का नंबर है। तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से हमारे पास ये बात आ गई कि सारे के सारे xn जो है वो u में मौजूद हैं। सिंस u एंड v, u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू 5, ये बात हमने ऊपर लिखी है कि u और v जो है वो दोनों डिसजॉइंट हैं। दिस इम्प्लाइज दैट xn डज नॉट बिलोंग्स टू v। जब सारे के सारे xn जो हैं वो u में मौजूद हैं तो फिर वो v में तो नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि u और v दोनों डिसजॉइंट है, फिर ये v में नहीं जा सकते। अब ये v में नहीं जा सकते तो इसका मतलब है कि xn जो है वो y को कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि y किसका एलिमेंट है? वो तो v का एलिमेंट था, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि y जो है वो नेबरहुड है किसकी? v नेबरहुड है y की, तो y किसका एलिमेंट है? v का। जब xn में से कोई भी एलिमेंट v के अंदर जा ही नहीं रहा तो वो v के एलिमेंट y को भला कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वो y को कन्वर्ट नहीं करेगा। तो हमने ये शो कर दिया कि y जो है वो xn का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता सीक्वेंस xn का। तो अगर हमने y डिस्टिंक्ट पॉइंट लिया था x से, तो हमने n में ये शो किया है कि ये सीक्वेंस xn जो है वो सिर्फ x को कन्वर्ट कर सकता है, x के अलावा अगर हम कोई और पॉइंट लेते भी हैं तो उसको ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एवरी कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ ए हाउसटॉफ स्पेस इज क्लोज्ड। अच्छा, ऐसा है कि हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि किसी भी कॉम्पैक्ट स्पेस के लिए कोई भी क्लोज्ड सबसेट अगर है, जैसा कि ये हमारे पास थ्योरम था कि हर क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम ये देख रहे हैं कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स है ये हमेशा ट्रू नहीं होता, लेकिन किसी किसी केस में ट्रू होता है। तो कौन से केस में? जब x हाउसटॉफ स्पेस होगी। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एवरी कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ ए हाउसटॉफ इज क्लोज्ड। यहाँ पिछले लेक्चर के थ्योरम में हम ये कह रहे थे कि हर क्लोज्ड सबस्पेस जो है किसी भी कॉम्पैक्ट स्पेस की, वो भी लाजमी है कि वो कॉम्पैक्ट होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई कॉम्पैक्ट स्पेस, इसी थ्योरम का कन्वर्स है, अगर कोई कॉम्पैक्ट स्पेस है तो क्या वो भी लाजमी क्लोज्ड होगी? तो ये हर स्पेस में ट्रू नहीं है। ये बात सिर्फ किस स्पेस में ट्रू है? हाउसटॉफ स्पेस में। क्या बात है कि हर कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ ए हाउसटॉफ स्पेस इज क्लोज्ड। मतलब यहाँ पे ये बात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट चीजें नहीं है। हर क्लोज तो कॉम्पैक्ट होता है इन जनरल, लेकिन हर कॉम्पैक्ट जो है वो क्लोज नहीं होता, सिर्फ तब होगा जब x क्या होगी? हाउसटॉफ स्पेस होगी। हर थ्योरम की स्टेटमेंट को समझना भी बहुत जरूरी होता है। आप लोगों को जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगी, हो भी सकता है कि उनमें मैं थ्योरम की कोई स्टेटमेंट लिख दूं और उसको आप स्टेटमेंट को यूज करते हुए जज करोगे इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट f from x to y be a bijective continuous function if x is compact and y is Hausdorff space then f is homeomorphism। अगर ऐसा है कि f जो है वो बाइजेक्टिव कंटिन्यूअस फंक्शन है, x कॉम्पैक्ट स्पेस है जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, x कॉम्पैक्ट स्पेस है और y क्या है? ये हाउसटॉफ स्पेस है। तो ये जो f है ये क्या बन जाएगा? होम्योमॉर्फिज्म बन जाएगा। अगर आपको याद हो होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या थी कि एक फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव है और वो कंटिन्यूअस है, और होम्योमॉर्फिज्म के लिए तीसरी कंडीशन ये होती है कि f इनवर्स फ्रॉम y टू x जो है वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ इस थ्योरम में हमने क्या शो करना है? हमने सिर्फ f इनवर्स को कंटिन्यूअस शो करना है। अब किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो तो ये पढ़ी हुई है कि यहाँ के हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज यहाँ पे ओपन होना चाहिए। लेकिन इसी तरह से शायद मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था या नहीं, थ्योरम हमें ये कहता है कि यहाँ के हर क्लोज्ड सेट का इनवर्स इमेज क्लोज्ड आ जाए यहाँ x में, तो भी हम f को क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस कहेंगे। अब यहाँ पे हम f को नहीं बल्कि f इनवर्स को कंटिन्यूअस शो करना चाहते हैं। हम कंटिन्यूअस शो करने क्या करेंगे? फॉर दिस वी विल शो दैट images of closed sets of x under f are closed in y।
अंडर एफ किस तरह से, क्योंकि हम इनवर्स इमेज शो कर रहे होते हैं, तो एफ इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के। तो इस वजह से हम एक्स के हर क्लोज सेट का इमेज अंडर एफ उसको चेक कर लेंगे क्या वो वाई में क्लोज्ड है। अगर वो वाई में भी क्लोज्ड आ जाता है तो फिर हम ये कहेंगे कि एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस। तो हमने x का एक क्लोज सबसेट ले लिया, लेट a बी क्लोज्ड इन x, दिस इम्प्लाइज दैट a इज कॉम्पैक्ट। जैसे कि अभी जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि x क्या है, ये कॉम्पैक्ट स्पेस है। तो अगर मैंने इसका क्लोज सबसेट लिया है तो ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। फिर लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की एक्सरसाइज में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि आपने ये शो करना है कि इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस अंडर कंटिन्यूअस मैप इज कॉम्पैक्ट। अब f क्या है, f तो कंटिन्यूअस है, तो a क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो f ऑफ a क्या होगा, वो भी कॉम्पैक्ट होगा यूजिंग थ्योरम ऑफ एक्सरसाइज, जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ a इज क्लोज्ड। अब f ऑफ a क्योंकि कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड होगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर स्टेटमेंट में बताया कि कॉम्पैक्ट स्पेस क्लोज्ड सिर्फ तब होगी जब उसकी स्पेस क्या है, वो हाउस ऑफ स्पेस है। तो y के बारे में हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में बता दिया गया है y के बारे में, ये y क्या है, एंड y इज हाउस ऑफ स्पेस। y के हाउस ऑफ होने की वजह से हम ये कहेंगे क्योंकि f ऑफ a कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड भी है। तो यही चीज हमने शो करनी थी कि अगर हमने x का एक क्लोज सबसेट लिया है तो f ऑफ a को भी क्लोज्ड आ जाना चाहिए इन y। f ऑफ a जो है वो y में क्लोज्ड आ गया, तो इसका मतलब है कि f इनवर्स इज कंटिन्यूअस। अगर f इनवर्स कंटिन्यूअस आ गया तो हमने ये शो कर दिया है कि f इज होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म के लिए सिर्फ इतनी सी चीज बाकी रह गई थी कि f इनवर्स भी कंटिन्यूअस हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मेनी कॉम्पैक्ट स्पेसेस इज कॉम्पैक्ट। कि अगर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल a और b दो कॉम्पैक्ट स्पेसेस हैं तो a क्रॉस b जो है वो भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट स्पेस होगी। इसी तरह से a b और c तीन कॉम्पैक्ट स्पेसेस हैं तो a क्रॉस b क्रॉस c ये भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट स्पेस होगी। तो फाइनाइटली मैनी कॉम्पैक्ट स्पेसेस का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो भी कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाती है। इस थ्योरम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, काफी लेंथी सा है, आप इसको छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एवरी क्लोज्ड इंटरवल इन R इज कॉम्पैक्ट। थ्योरम बहुत अहम है लेकिन इसका भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ और कॉन्सेप्ट चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो तो मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दिया। सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत अहम है कि एवरी क्लोज्ड इंटरवल इन R इज कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट थ्योरम है a subspace A of Rn is compact if and only if it is closed and bounded in Euclidean or square metric के Rn के ऊपर यूक्लिडियन या स्क्वायर मेट्रिक के अंदर वो जो सबसेट है वो कॉम्पैक्ट तब होगा अगर वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। इसका भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नाउ वी डिफाइन ए वीकर वर्जन ऑफ कॉम्पैक्टनेस व्हिच इज फ्रीक्वेंटली यूजफुल। ये जो वीकर वर्जन ऑफ कॉम्पैक्टनेस है ये भी काफी यूजफुल है, इसलिए हम इसको यहाँ पे देखेंगे। क्या है वीकर वर्जन ऑफ कॉम्पैक्टनेस, स्पेस x is said to be limit point compact if every infinite subset of x has a limit point। स्पेस x कोई भी इनफाइनाइट स्पेस हम जनरली कंसीडर करते हैं, तो अगर स्पेस x के हर इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट हमें मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि स्पेस x इज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, स्पेस x इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्टनेस के लिए हमने कवरिंग वाली डेफिनेशन यूज की थी, अब हम यूज कर रहे हैं लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट के लिए। क्या कह रहे हैं कि हर इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x का एक लिमिट पॉइंट हमें मिल जाए तो हम कहेंगे स्पेस x इज लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट।